Hello students, welcome to Cartography IAS Revolution in Indian Education. I am Nitish Bharadwaj and dealing with modern history. पिछली क्लास में हम लोग बच्चों बात करके आए थे 1857 के विद्रोह के बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि 1857 के बाद की स्थिति क्या बनी भारत में। क्या भारत में ऐसी क्रांतिकारियों का उदय हुआ या फिर उदारवादियों का उदय हुआ जिसके कारण भारत आजादी की ओर बढ़ चुका, या फिर मैं कह सकता हूं कि भारत की जो मांग थी शुरू से ही स्वराज की मांग थी। तो यहां पर हम इन प्रश्नों का आज जानने की कुछ कोशिश करेंगे कि भारत की 1857 से आगे की यात्रा किस प्रकार बनती है, और उसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कांग्रेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि जब गठन हुआ था तब किस समय की बातें चल रही थी और अभी भी किस समय की बातें चलती हैं, तो ये सब हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं 1857 में ही चलता हूं वापस। यहां पर जब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह जब समाप्त कर दिया गया तो यहां पर एक अधिनियम लेकर आया गया जिसका नाम था अधिनियम 1858। एक्ट 1858। यहां पर एक्ट 1858 से बच्चों एक सबसे बड़ा चेंज क्या आया। पहला, दो चेंज मुख्यतः यहां पर महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सबसे पहला चेंज क्या आया यहां पर कि जो पहले मैं आपको कभी कभी कहता था कि यहां पर डिसाइड करेगा कौन, डिसाइड करेगा तो जो कंपनी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस बात को डिसाइड करता था कि भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज से यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन ट्रांसफर हो गया, और ये ट्रांसफर होके किसको मिल गया? क्राउन को मिल गया। ठीक है, अब ये क्राउन कहां का था? तो इंग्लैंड का था। अर्थात सबसे बड़ा यहां पर घटनाक्रम ये निकला कि आज से कंपनी हमारे भविष्य का फैसला नहीं करेगी, आज से हमारे भविष्य का फैसला क्राउन करेगा। सही। और भारत की शासन को सही ढंग से चलाने के लिए यहां पर क्राउन ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त कर दिया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देख रहे हो आप, क्योंकि बहुत बड़ा भारत है और यहां पर 3 प्रोविंस थे, बंगाल प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था और बॉम्बे प्रोविंस था। अब इतने सारे प्रोविंस को संभालना अकेला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बस की बात नहीं है, इसलिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये एडवाइस ले सकता है या फिर मंत्रिमंडल या प्रतिनिधि मंडल के सहारे से काम कर सकता है। सही। यहीं पर ही आप लोग देखोगे कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो चेंज हो गई है वायसरॉय में। यह भी एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पाओगे यहां पर कि हमारे यहां पर राजकीय सचिव आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, और इसका सहयोग करने के लिए परिषद आ गया, यानी कि आज से ये परिषद के सहयोग से यहां पर कार्य करेगा। ठीक है, यहां पर गवर्नर जनरल की पोस्ट आज से वायसरॉय के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तथा वायसरॉय जो होगा वो साथ में बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस, तीनों प्रोविंस का एक ही वायसरॉय हमारे यहां पर बन जाएगा। ये तो था शासन में किस प्रकार के परिवर्तन आए। अब हम देखते हैं कि 1858 का जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता था। अब 1858 में जो अधिनियम बना है तो जाहिर सी बात है कि कहीं अगली बार भी सैनिक इसी प्रकार से विद्रोह ना कर दें, इसलिए इसकी संभावना को देखते हुए कंपनी या फिर क्राउन कुछ ना कुछ कार्य करेगा, अर्थात कुछ ना कुछ बदलाव करेगा। तो यहां पर मैंने आपको जब 1857 का विद्रोह में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस है जिसकी सेना में भारतीय सैनिक अधिक हैं और साथ ही साथ में मुख्यतः ब्राह्मण और राजपूत हैं जो कि गंगा और दोआब के क्षेत्र से आते थे। अगर बंगाल के अलावा देखा जाए तो एक मद्रास और एक बॉम्बे,
इन प्रेसिडेंसी में ऐसा नहीं था, ठीक है। यहां पर 1857 का विद्रोह दोबारा से ना दोहराया जा सके, इसलिए शासन में फेरबदल करने के साथ साथ 1858 अधिनियम में यहां पर सेना में भी फेरबदल कर दिया गया। और सैनिकों की संख्या में किस प्रकार से फेरबदल किया गया, यहां पर सबसे पहली बात कि यूरोपियन के जो सैनिक थे उनकी संख्या भारतीय सेना में बढ़ा दी गई, अर्थात भारतीय सैनिकों को कम तथा यूरोपियन सैनिकों को ज्यादा कर दिया गया, जिससे कभी भी विद्रोह उत्पन्न न कर सके। अब बंगाल को देखोगे तो एक संवेदनशील सेना थी, यानी कि यहां पर विद्रोह होने की संभावना ज्यादा थी। अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो बंगाल में विद्रोह होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए बंगाल में यहां पर क्या काम किया गया, 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोप सैनिक को रखा गया, ठीक है। अब यहां पर 2 भारतीय सैनिक और 1 यूरोप सैनिक का शासन रहेगा। यहां पर जो सेना है इसमें 2 भारतीय सैनिक अगर होंगे तो उस पे 1 यूरोप सैनिक जो है उस पे ध्यान रखेगा। इधर बॉम्बे और मद्रास में ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए 5 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोप सैनिक रखा गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहां पर शासन में फेरबदल किया गया और शासन के साथ साथ यहां पर एक चीज में और फेरबदल कर दिया गया। कौन सी चीज थी वो, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में भारतीय सैनिकों पर कितने यूरोप सैनिक रहने चाहिए इस पर भी फेरबदल कर दिया गया है। अब अगर आपने ध्यान से 1857 की थीम को समझा होगा तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये बेसिकली एक बात पर निर्भर कर रहा था, किस पर, तो यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी प्रमुख रूप से उभर कर आ रही थी। यहां पर हिंदू मुस्लिम जो है साथ साथ थे, दोनों एक साथ मिलकर यहां पर विद्रोह में नारे लगा रहे थे तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर दोबारा से हिंदू मुस्लिम एकता हो गई तो फिर से हमारे खिलाफ काम करेंगे, इसलिए यहां पर क्या काम किया गया, आज से समुदाय, क्षेत्र या जाति के आधार पर सेना में रेजिमेंट बनाए जाने लगे, यानी कि एक विशेष जाति का एक विशेष रेजिमेंट होगा या एक क्षेत्र के रहने वाले लोगों का एक विशेष रेजिमेंट होगा, जैसे राजपूताना राइफल्स, ठीक है। यहां पर आपने देखा तो इस प्रकार से रेजिमेंट बना दिए गए ताकि ये दोबारा से लोग आपस में सम्मिलित ना हो पाए तथा जातीय उसमें बढ़ जाए, ठीक है। मैं जब आपको आगे आज ही पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को एक बंगाल विभाजन पढ़ाऊंगा, डिवीजन ऑफ बंगाल पढ़ाऊंगा, और वो डिवीजन ऑफ बंगाल को आपको समझाऊंगा कि वो किस प्रकार से 1857 से जुड़ा हुआ था। यहां पर इस प्रकार से 1858 अधिनियम में परिवर्तित किए गए 1857 जो था विद्रोह था उसके मद्देनजर 1858 में इस प्रकार के परिवर्तन हुए। यह था आपका 1858 का अधिनियम। बच्चों अगर 1857 के विद्रोह के बारे में देखा जाए तो आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूं कि क्या 1857 का विद्रोह आपकी नजर में सही था या गलत था, या 1857 का विद्रोह पास होना चाहिए था या असफल होना चाहिए था, फेल होना चाहिए था। तो आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था वो सफल होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, तो शायद हमको उसी समय आजादी मिल जाती अंग्रेजों से, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि 1857 का जो विद्रोह था अगर सफल हो जाता तो हमको कंपनी से तो आजादी मिल जाती या उपनिवेशवाद से तो आजादी मिल जाती, परंतु हमें राज शासन से आजादी नहीं मिलती। और भारत का भविष्य राज शासन में नहीं बल्कि भारत का भविष्य स्वराज में देखा जाने वाला था अभी। इसलिए 1857 का जो विद्रोह था असफल हुआ, और असफल होने के अनेकों कारण थे जो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, सही। यहां पर अगर आप देखोगे
तो 1857 का जो विद्रोह है उसके बाद अनेकों अनेक फेरबदल हुए। साथ ही साथ में 1857 का विद्रोह हमारे लिए एक प्रमुख बात ये लेकर आया कि इसमें राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस में अलग अलग तरीके के संगठन बन रहे थे, लेकिन वे संगठन केवल एड्रेस करते थे बंगाल में ही या फिर मद्रास में या फिर बॉम्बे में ही। मैं यहां पे या शब्द का इस्तेमाल किया हूं, अर्थात उनकी जो सोच थी या रिफॉर्म करने का जो तरीका था वो बंगाल में ही सीमित था, जो बंगाल के लिए थे, या फिर जो मद्रास के लिए बनाए गए थे वो मद्रास तक ही सीमित रहा करते थे। लेकिन यहां पर 1857 की विद्रोह ने ये भारतीय लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या कमियां, क्या खामियां रह गई, जिसके कारण हम कंपनी से या फिर ब्रिटिश शासन से नहीं लड़ पाए। अब जब व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है तो अपनी खामियों को निकालता है, और खामियों में निकला कि हमारे अंदर पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय भावना का अभाव है। ठीक है। दूसरा यहां पर कारण यह बना कि हमारे पास राष्ट्रीय नेता का अभाव है। इसका मतलब यहां पर यह निकला कि राष्ट्रीय नेता क्या 1857 में नहीं था? बिल्कुल था। अगर आप देखोगे तो बहादुर शाह जो जफर थे या बहादुर शाह जो सेकंड थे, जिनको अंतिम मुगल बादशाह घोषित करके म्यांमार रंगून भेज दिया गया था, तो वहां पर आप देखोगे कि तो बहादुर शाह सेकंड जो थे अपने आप को बादशाह घोषित कर चुके थे। यहां तक कि जो दोदूपंत थे यानी कि जो नाना साहब थे वो बादशाह के पेशवा बन गए थे। इसका मतलब बादशाह इस पूरे लीड कर रहा था 1857 के विद्रोह को पूरे देश में। लेकिन बादशाह केवल नाम से बादशाह थे, तो उनकी उम्र बेहद ज्यादा हो चुकी थी, और साथ ही साथ में जो दूसरे विद्रोहकारी तत्व थे, जैसे कि जो दूसरे लोग थे, जैसे शामल बागपत के साइड, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो यहां पर बादशाह का कोई भी सीधा संपर्क नहीं था। पहली बात ये। दूसरा, यहां पर बादशाह जो लड़ रहे थे वो केवल और केवल मुगलिया सल्तनत के लिए लड़ रहे थे। यहां पर झांसी की रानी जब लड़ रही थी तो केवल और केवल झांसी के लिए लड़ रही थी। याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था। यहां पर जब अंग्रेजी सेना इनके किलों पर कब्जा करने आती है तो झांसी की रानी कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इससे आपको एक बात को सीधा पता चलता होगा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और मैं अपना भारत नहीं दूंगा, इन दोनों में अंतर है। जब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी तो उसका एक क्षेत्रवाद का मतलब हो जाता है, मतलब एरिया से रिलेटेड सोच, और जब मैं कहता हूं मैं अपना भारत नहीं दूंगा तो इसका मतलब राष्ट्रवाद हो जाता है। सही। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1857 से पहले और 1857 के बाद का सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या निकला, तो 1857 से पहले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्षेत्रवाद की भावना सबसे ज्यादा थी। लेकिन 1857 के बाद क्या निकला, तो यहां पर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो इस प्रकार से 1857 में क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद दो अलग अलग चीजों का परिणाम होता चला गया। ठीक है, ये मैं पूरा बात किया हूं 1857 से पहले और 1857 के थोड़ा सा बाद में। केवल अभी मैं भावनाओं को दिखा रहा हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से यहां पर भावनाएं बनती चली गई, जिसकी वजह से यहां पर कार्य होते चले गए। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या कांग्रेस मात्र एक ऐसा संगठन था जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था, तो मैं इसका जवाब कुछ इन शब्दों में देना चाहूंगा कि 1836 में बच्चों एक बंगाल प्रकाशन सभा का गठन किया गया, और
और बंगाल प्रकाशन सभा का जो मुख्य उद्देश्य था, ये केवल और केवल बंगाल की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करना था। इसी को आप लोग बंग भाषा प्रकाशन भी कह सकते हैं। कहां किया गया होगा गठित? तो बंगाल में किया गया था। ठीक है जी। अगर जुलाई 1838 की मैं बात करूं तो जुलाई 1838, देखिए 1857 से सब कुछ पहले का चल रहा है। जुलाई 1838 में यहां पर जमींदारी एसोसिएशन का गठन कर दिया गया। अब नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जमींदारी जो एसोसिएशन है ये किस किस समस्याओं का एड्रेस करेगा? तो जमींदारों की समस्याओं का एड्रेस करेगा। और जो जमींदारी सिस्टम जो बन रहा था वो कहां बन रहा था? तो बंगाल में बन रहा था। अर्थात जुलाई 1838 में जो जमींदारी एसोसिएशन है ये बंगाल में गठित किया गया था। सही है। अब यहां पर इसके बाद 1843 में 1843 में यहां पर एक और संगठन बन गया जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जब ये दोनों मिल गए, यहां पर जो बंगाल इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि बंगाल से बने थे, ब्रिटिश साम्राज्य है, इंडिया इनका देश है, एसोसिएशन इसलिए नाम रखा गया। लेकिन यहां पर 1838 में जमींदारी एसोसिएशन बना और 1843 में आप देख रहे हो कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। आगे चलकर 1851 तक आते आते ये दोनों के दोनों आपस में विलय कर गए, अर्थात मिल गए, और इन्होंने अपना नाम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन रख लिया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है जी। यहां तक तो ये सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी समय मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1857 से पहले भी कुछ थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, लेकिन ये राजनीतिक जो गतिविधियां थी ये कंपनी को खुश करने के लिए थोड़ी ज्यादा थी। ठीक है। इसी समय 1866 में ये महत्वपूर्ण बन जाता है आप लोगों के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनता है। 1866 में आपके यहां पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को गठित कर दिया गया। ठीक है। 1866 में अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को गठित किया गया। और ये मैं आपको महत्वपूर्ण क्यों बताया? क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये लंदन में की गई थी। और किसके द्वारा? तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इनका नाम बार बार मैं लूंगा भी आपकी क्लास में, तो दादा भाई नौरोजी। यहां पर ये बड़े प्रख्यात व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में गठित की तथा इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि हम अंग्रेजों को, यानी कि लंदन वाले अंग्रेजों को ये बताएंगे कि किस प्रकार भारत में रहने वाले अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है। यहां पर ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया या फिर बनाया गया। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। सही। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दादा भाई नौरोजी की थ्योरी आप लोगों को समझ में आएगी। दादा भाई नौरोजी कहते थे, इनका एक वक्तव्य था कि हम ब्रिटिश के यहां पर ब्रिटिश का साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, कॉलोनिज्म है, इसलिए हम ब्रिटेन के साम्राज्यवाद में रहते हुए अपनी मांगों को उठाएंगे। अगर दो प्रकार के ब्रिटिश पाए जाते हैं, दो प्रकार के अंग्रेज पाए जाते हैं, एक अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते हैं और एक अंग्रेज जो हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। ये जो हिंदुस्तान वाले जो अंग्रेज है ये बेहद ज्यादा भ्रष्टाचारी है, कोई भी सिद्धांतों को नहीं मानता है। लेकिन लंदन वाला जो अंग्रेज है वो बहुत बढ़िया अंग्रेज है, उनकी शिक्षाएं एकदम बेहतरीन है, वे एथिक्स को बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं तथा पढ़ाते हैं। इसलिए अगर ब्रिटेन वाले लंदन को ये बात पता चल जाए
कि भारत वाला अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों के साथ सलूक कर रहा है या व्यवहार कर रहा है, तो वो 1 मिनट में इस उपनिवेशवाद को समाप्त कर देंगे। ऐसा यहां पर इनका सोचना था, ठीक है। लेकिन शायद दादा भाई नौरोजी इससे भूल रहे थे कि जो लंदन वाला जो अंग्रेज है, ट्रेनिंग तो वही देकर भेजता है ना, सही। यहां तक कि आपकी सड़कों पे ये लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, यहां तक कि ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता था कि जो काला है, यानी कि जो रंग भेद हो गया यहां पर, गोरा और काला, जो काला व्यक्ति है उस पर गोरे व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, यानी उसके जितने भी अधिकार हैं वो सब उससे छीन लिए जाएंगे और गोरा व्यक्ति उस पर अधिकार करेगा। यहां पर मैंने, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात आई तो 1866 में, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, ठीक है। इसका मतलब यह निकला कि यहां पर राजनीतिक दौर शुरू हो चला है और राष्ट्रीय चेतना के बारे में बातें होनी शुरू हो गई है। और जो राष्ट्रीय चेतना के बारे में जब बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का नाम निकल कर आएगा। तो 1883 में बच्चों इटावा के कलेक्ट्रेट, जिनका नाम था A.O. ह्यूम, ये सेवानिवृत्त कलेक्ट्रेट थे इटावा के। 1883 में इन्होंने क्या काम किया, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की और बहुत सारे नेताओं से मुलाकात करने का उद्देश्य इनका यह था कि अभी तक जितने भी संगठन हैं वो या तो बंगाल तक सीमित है या मद्रास तक सीमित है या बॉम्बे तक सीमित है। अलग अलग संगठनों की यहां पर बात हो रही थी। जैसे कुछ बंगाल के मैंने आप लोगों को बताया, अभी अभी बंगाल में किस प्रकार के संगठन बन रहे थे, ठीक है। जैसे इंडियन लीग बना था एक सलील कुमार घोष के द्वारा 1875 में। ऐसे ही अनेकों अनेक यहां पर संगठन बन रहे थे। तो यहां पर ए ह्यूम ने जब लोगों से मुलाकात की तो इसने कहा कि जो अलग अलग संगठन बन रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि इनको एक जगह पर लाकर खड़ा कर दें। अर्थात आज से ये अपने अपने क्षेत्र नहीं बल्कि ये पूरे राष्ट्र की विचारधारा को सामने रखेंगे। ऐसा ए ह्यूम का उद्देश्य था, सही। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही था, ठीक है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के इसमें मतभेद भी हैं, अलग अलग मतभेद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लोगों से मुलाकात हुई और लोगों से मुलाकात होने के बाद ये ए ह्यूम का आइडिया, जो हमारे यहाँ के नेता उभर कर आ रहे थे, उनको बढ़िया लगा, बेहतर लगा। इसलिए 1884 में यहां पर सभी नेताओं ने एक निश्चय किया कि हम लोग अगले साल एक मीटिंग करेंगे, जो मीटिंग होनी है पूना में, सही। और यहां पर मीटिंग करके हम एक पार्टी का गठन करेंगे और इसका नाम रखा जाना था, आपने सुना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC सुना होगा आपने। तो इसका नाम INU यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया। क्या रखा गया? इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। यहां पर इसकी सभा पहले 1884 में पुणे में होनी थी, सही। लेकिन यहां पर बच्चों पुणे में यह सभा हो नहीं सकी क्योंकि यहां पर हैजा फैल गया, प्लेग फैल गया, जिसके कारण पुणे से ये जो अधिवेशन है ये टाल दिया गया, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए ह्यूम के प्रयासों से इंडियन नेशनल यूनियन का जन्म हुआ और आगे चलकर यही इंडियन नेशनल यूनियन जो है यही क्या बन जाएगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी। 28 दिसंबर 1885, ये 28 दिसंबर 1885 का जो दिन है बच्चों, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
तो आपके यहां पर कुछ क्वेश्चन बना सकता है कि जैसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, तो इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। पहला मीटिंग या पहला अधिवेशन कहाँ होना था, तो पुणे में होना था पहला सेशन। लेकिन वो हुआ कहाँ, तो मुंबई में हुआ, बॉम्बे में हुआ। और कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ, पहला अधिवेशन हुआ। सही। इसके फाउंडर कौन बन गए, यानी कि संस्थापक कौन बन गए, तो A.O. ह्यूम बन गए। ठीक है। यहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस की बात आ गई है, इसलिए मेरी जितनी बातें होंगी वो सब रिलेटेड होंगी कांग्रेस से। कैसे, यहां पर क्योंकि कांग्रेस का गठन हो रहा है, इसलिए आप लोग 1857 को अगर जोड़ते हुए चलोगे तो 1857 के विद्रोह, भारतीय पक्ष बता रहा हूं केवल, ठीक है। अगर भारतीय पक्ष के अनुसार देखें तो 1857 में सबसे बड़ी कमी यह थी कि एक राष्ट्रीयता भावना की कमी थी, क्योंकि जितने भी यहां पर एसोसिएशन बन रहे थे, संगठन बन रहे थे, वो सब बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस या बंगाल प्रोविंस तक अपनी सोच को सीमित रखते थे। कोई भी एसोसिएशन पूरे भारत देश की समस्याओं को एड्रेस नहीं करता था। दूसरा, हमारे यहां पर सबसे बड़ी बात यह निकली थी कि हमारे यहां पर एक राष्ट्रीय नेता या फिर एक मुख्यालय की कमी हुआ करती थी हमेशा आंदोलनों में या फिर विद्रोह में। तो यहां पर आईएनसी के प्रमुख उद्देश्य में यह रहा कि हम एक राष्ट्रीय चेतना का उजागर करेंगे, पूरे भारत देश की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में जो उपनिवेशवाद है अंग्रेजों का, उससे अपनी मांगे रखेंगे तथा उनको मांगे मनवाने के लिए विवश करेंगे। पहला। दूसरा, यहां पर आईएनसी के कुछ प्रमुख उद्देश्य में यह आता था कि आज से जो भी हम आंदोलन या फिर जो भी विद्रोह प्रदर्शन करेंगे, उन सब में एक प्रमुख नेता होगा तथा एक मुख्यालय बनाया जाएगा। तो आप लोग अगर इसे 1857 से जोड़ के देखेंगे तो 1857 में जो खामियां हमारे सामने उभर कर आ रही थी, वो आईएनसी के गठन से पूरी हुई थी। लेकिन ये एक भारतीय पक्ष है। अब मैं दूसरा भारतीय पक्ष अगर आपको बताऊं तो कुछ लोगों या कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि A.O. ह्यूम जो है, इस समय हमारा वॉयसरॉय था लॉर्ड डफरिन, और ये जो लॉर्ड डफरिन है इसका अच्छा दोस्त था A.O. ह्यूम। तो A. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेजों को एक सेफ्टी वॉल मिल सके। कैसे सेफ्टी वॉल मिलेगा अंग्रेजों को? तो यहां पर अगर आप बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के सभी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा कर लोगे, तो इसका मतलब उनका एकमात्र उद्देश्य होगा कोई आंदोलन शुरू करना और अपनी बातों को मनवाना। और सब के सब, यानी कि जो बंगाल के नेता होंगे, जो मद्रास के नेता होंगे, जो बॉम्बे के नेता होंगे, वो सब के सब एक पैटर्न पर कार्य करेंगे। सही। तो एक बात देखो कि अगर एक आंदोलन शुरू हुआ, एक मद्रास में हुआ, एक बॉम्बे में, अलग अलग हो रहे हैं, और एक बंगाल में, बॉम्बे के लोगों का पैटर्न कुछ अलग होगा, उनकी सभ्यता कुछ अलग होगी, बोली कुछ अलग होगी, सोच कुछ अलग होगी। मद्रास में देखा जाए तो उनका पैटर्न कुछ अलग होगा, वही सेम कंडीशन जो बॉम्बे में थी। बंगाल में देखा जाए तो उनका भी अलग अलग होगा। तो जब अलग अलग पैटर्न होंगे तो अलग अलग ही प्लान बनाने पड़ेंगे अंग्रेजी सेना को, अगर इनको दबाना है तो। लेकिन अगर यहां पर एक साथ मिलकर यह आंदोलन करेंगे और एक ही पैटर्न में करेंगे, तो इसका मतलब योजना भी क्या बनेगी, केवल एक बनेगी। सही। फिर दूसरी बात, यहां पर जो आईएनसी का गठन किया गया, इसमें ज्यादातर उदारवादी नेताओं को पहला वर्चस्व रहा, जो अंग्रेजों के साथ काफी घुले मिले हुए हैं, अर्थात वे अंग्रेजों के जो साम्राज्यवाद है उसमें निष्ठा रखते हैं, उसको पसंद करते हैं। उदारवादियों का मानना था, जो लिबरल्स थे, इनका मानना था कि अंग्रेज भारत देश में आधुनिकता को लेकर आए हैं, इसलिए ये अंग्रेजों के नजदीक माने गए थे। सही। तो यहां पर मैं क्योंकि आईएनसी की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके अधिवेशंस की, सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके संविधान की। तो अगर आईएनसी के मैं संविधान पे नजर डालूं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर संविधान पे मैं नजर डालूं, तो सबसे पहला क्या था? यहां पर सबसे पहला यह था कि जो अधिवेशन होंगे ये भारत की दिशाओं में होंगे, जैसे कि पहला बॉम्बे में हुआ, फिर यहां पर बंगाल में हुआ, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में हुआ।
तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग अधिवेशन होंगे। यहां पर बिल्कुल निश्चित कर दिया गया था कि जिस जगह पर अधिवेशन हो रहा है उस जगह का नेता कभी भी अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता। यहां पर अगर आप इसको विचार करोगे तो इसमें सीधा सीधा सा इसका एक ही कारण यह बनता है कि जो यहां पर नेता था, अगर बॉम्बे में यहां पर अधिवेशन हो रहा होगा तो अगर बॉम्बे का ही यहां पर अध्यक्ष बन गया तो इसका मतलब यह निकला कि एड्रेस केवल बॉम्बे होगा, सही। लेकिन अगर बॉम्बे में अधिवेशन हो रहा है और कलकत्ता का यहां पर कोई अध्यक्ष बन गया तो इसका मतलब यह रहा कि इस बॉम्बे के अधिवेशन में समस्याएं कलकत्ता की भी एड्रेस होंगी, सही। यानी इसका मतलब सीधा सीधा सही निकला कि क्षेत्रवाद की भावना को हटाकर हम किस में आ गए, राष्ट्रवाद की भावना को उदय करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। एक व्यक्ति जो एक बार अध्यक्ष बना है, ऐसा नहीं कि 2 बार नहीं बन सकता, 3 बार नहीं बन सकता, 4 बार नहीं बन सकता, कितने भी बार व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता था, ठीक है। यहां पर अध्यक्ष पद के लिए कोई भी जवाबदेही नहीं थी, अर्थात यहां पर ऐसा नहीं था कि अगर सपोज कीजिए दादा भाई नौरोजी एक बार अध्यक्ष बन गए तो वे दोबारा नहीं बन सकते किसी अधिवेशन में अध्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं था, अध्यक्ष बन सकते थे, ठीक है। जैसे आप लोग पाते होंगे पॉलिटी में कि हमारे राष्ट्रपति का जो शपथ है वो एक निश्चित तारीख पर हो रहा है पिछले कुछ सालों से, तो ऐसा यहां पर कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर कांग्रेस के जो ज्यादातर अधिवेशन है वो दिसंबर महीने में ही होंगे और मैक्सिमम ये दिन 3 दिन के चलेंगे। ज्यादातर जो है 26, 27 और 28 तारीख के यहां पर अधिवेशन हुआ करते थे। कौन से महीने होंगे, तो दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा यहां पर अधिवेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से यहां पर ये कांग्रेस का संविधान बनाया गया। अब आते हैं हम लोग कि कांग्रेस के अधिवेशन किस किस प्रकार हुए। कुछ जो महत्वपूर्ण है वे तो मैं आप लोगों को वहीं बताते हुए चलूंगा, लेकिन आप शुरू के जो 5 हैं वो महत्वपूर्ण है, वो थोड़े देख लीजिए। देखिए सुनिए, 28 दिसंबर 1885 फर्स्ट अधिवेशन हुआ और जो ये पहला अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी। WC बनर्जी ये पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है जी। अब अगर आप WC बनर्जी को पहला अधिवेशन का अध्यक्ष बना रहे हो तो यहां पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि INC के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना, तो WC बनर्जी बने, ठीक है जी। आगे आइए, ये हुआ कहां, मुंबई या बॉम्बे, बॉम्बे में हुआ। होना कहां था, तो पुणे में होना था, परंतु वहां पर बीमारी फैलने के कारण कहां पे हो रहा था, बॉम्बे में हो रहा था, ठीक है। और बॉम्बे में भी कहां पर, तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो रहा था, ठीक है जी। यहां पर टोटल 72 लोग शामिल हुए, जो देशों से मतलब हमारे देश से जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस से आए थे। टोटल इसमें 72 लोग शामिल हुए, इसलिए इसका नाम कांग्रेस रख दिया गया। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप, संगठन होता है इसका मतलब। तो भारतीय राष्ट्रीय संगठन, यूनियन या फिर कांग्रेस, ठीक है। ये बेसिकली अमेरिका से एक शब्द निकला था कांग्रेस, तो वहीं से ही हमने भी इसको अडॉप्ट कर लिया था। यहां पर 72 लोग शामिल हुए। WC बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। इस समय अगर जो देखा जाए तो हमारा वॉइसरॉय कौन था, तो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। और इसका फाउंडर कौन बना ANC का, तो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, A.O. ह्यूम जो है इसके फाउंडर या फिर इसके संस्थापक बने, सही। वैसे अगर देखा जाए तो A. ह्यूम के अलावा भी बहुत से लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में अनेकों भूमिकाएं निभाई थी, बहुत सारे नाम हैं, सही। ये था हमारा पहला अधिवेशन। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं।
क्योंकि शुरू के 5 आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता रहा हूं। सेकंड देखते हैं, 85 में पहला हुआ था तो 1886 में दूसरा होगा, सही। 1886 में यहां पर सेकंड आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ, सही। 1886 में जब यहां पर हुआ तो पहला बॉम्बे में हुआ था और दूसरा कहां पर होगा, कलकत्ता में। यहां पर इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी थे, आप देख रहे होंगे कि पारसी हैं। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने, या फिर कब बने, या फिर कहां बने। तो आपके आंसर यहां से बन सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष बने 1886 में, और कहां हो रहा था यह अधिवेशन, तो कलकत्ता में हो रहा था, ठीक है। अगर आप दादा भाई नौरोजी को देखोगे तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है अगर आप इनको देखोगे तो, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। यहां पर क्योंकि 1866 में आप याद करो कि 1866 में क्या कर रहे थे, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और कहां की थी, तो लंदन में की थी, ठीक है। तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। इनकी विचारधारा तो मैं आपको बता के आया था। साथ ही साथ में बच्चों इनको द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी, सही। और अगर मैं देखूं तो दादा भाई नौरोजी बच्चों जो हैं, इन्होंने भारत के पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन में संसद जो पार्लियामेंट है उसकी मेंबरशिप प्राप्त हुई, और वो मेंबरशिप भी किस पार्टी द्वारा प्राप्त हुई थी, तो लेबर पार्टी द्वारा इन्हें संसद की लंदन के जो पार्लियामेंट है उसकी मेंबरशिप प्राप्त हुई थी। ये भारत के ऐसे पहले भारतीय बने हैं, सही। तो इसका मतलब ये निकला कि 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ और उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। ये भारत के आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ में इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। 1866 में इन्होंने ही लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहा जाता है, और ये भारतीय पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें लंदन में पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया। और कौन सी पार्टी के जरिए से बनाया गया था, तो लेबर पार्टी के जरिए से बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये देखो अब क्राउन के हिस्से में आ गया है तो सारा काम पार्लियामेंट के सहारे से होगा, तो ये भारत के लिए आवाज उठाते थे लंदन में। तो लेबर पार्टी वहां की जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, और विपक्ष का काम ही होता है सरकार की खामियां गिनवाना। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, दादा भाई नौरोजी को संसद पार्लियामेंटशिप दी, जिसके कारण दादा भाई नौरोजी और पुख्ता तौर पर अपनी बातों को पार्लियामेंट में रख सके, ठीक है। ऐसा यहां पर किया गया। तो आप देख रहे हो कि यहां पर सेकेंड अधिवेशन में ये सब घटनाएं घटी। अब आइए थर्ड में चलते हैं हम लोग। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ, तो मद्रास में हुआ, सही। यहां पर जो तीसरा अधिवेशन हो रहा है बच्चों, ये मद्रास में हो रहा है, तथा इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, तो तैयब जी। अच्छा, 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा, तो ये कब होगा, 87 में, ठीक है। तो 1887 में यहां पर थर्ड कांग्रेस सेशन हुआ, मद्रास में हुआ। तैयब जी यहां पर इसके अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अध्यक्ष पद के लिए जब चुने जाएंगे, अच्छा हाँ, अध्यक्ष पद हमेशा चुना जाता था, ठीक है, इलेक्टेड होता था, सेलेक्टेड नहीं होता था।
तो तैयब जी जब यहाँ पर प्रमुख बने, अच्छा हाँ एक बात और बच्चों, मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, अभी याद आई मुझे। क्या था कि जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल, जैसे आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, आपके प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ऐसे ही जो आईएनसी का जो अध्यक्ष होता था उसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता था। ठीक है, यानी कि वो 1 साल तक अपने पद पर बरकरार रह सकता है, उसके बाद नया इलेक्शन होगा और नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। तो थर्ड अगर सेशन देखें तो मद्रास में हुआ, तैयब जी द्वारा हुआ, अध्यक्ष बने इसके, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। सही, इसका मतलब यहां पर पहले फारसी अध्यक्ष देखा जाएगा, फारसी तो कौन थे, पारसी सॉरी, दादा भाई नौरोजी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पहले देखे जाए तो मद्रास में बने, तैयब जी बने थे। ठीक है, तथा यहां पर तैयब जी ने इसी थर्ड में बच्चों क्या नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। क्यों दिया था, क्योंकि कांग्रेस की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। सही, ये था हमारा तीसरा अधिवेशन जो कहां हो रहा था, मद्रास में हो रहा था। अब आइए अगले पे, ये हुआ 1888 में, क्योंकि 87 के बाद 88, कहां हुआ तो इलाहाबाद। इसके जो बड़े महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसके जो अध्यक्ष बने ये बने जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने, और आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि अंग्रेज है, इसलिए आईएनसी के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने तो जॉर्ज यूल बने। ठीक है, यहां पर 88 में बच्चों एक अगला हुआ, इसको थर्ड फोर्थ नाम दिया गया, इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, थर्ड होगा शायद ये, 1 2 3, हाँ थर्ड होगा। चलिए, उसके बाद 1889 में हुआ, पहला 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, फिर 88 में, फिर 89 में, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। सही, तो 1889 में बच्चों पांचवा अधिवेशन हुआ यहां पर, और इस पांचवें अधिवेशन में देखा जाए तो यहां के जो अध्यक्ष बने उनका नाम था विलियम बेंड्रिम। तो अध्यक्ष कौन बने, विलियम बेंड्रिम बने। सही, तथा यह अधिवेशन कहां हुआ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहला बॉम्बे हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, फिर ये वापस बॉम्बे जाएंगे, फिर वापस कलकत्ता, फिर वापस मद्रास और फिर वापस इलाहाबाद। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ज्यादातर जो अधिवेशन हुए वो इन्हीं शहरों के इर्द गिर्द घूमते रहे। वैसे और भी में होंगे, लेकिन ज्यादातर जो हुए वो इन्हीं शहरों के इर्द गिर्द घूमते रहे। तो वापस फिर हम कहां चले गए, बॉम्बे चले गए। तो कहां हुआ ये, बॉम्बे में। ठीक है, और यहां पर महिलाओं ने इसमें भाग लिया। तो क्या किया गया, महिलाओं के द्वारा इसमें बच्चों क्या किया गया, भागीदारी ली गई। सही, और यहां पर 1890 में एक अधिवेशन हुआ। जो 1890 में अधिवेशन होगा ये कहां होगा तो वापस अगर हम देखें तो कलकत्ता चले जाएंगे हम लोग, और कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बने। यहां पर अगर देखा जाए तो भारत की पहली ग्रेजुएट महिला जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने इसी अधिवेशन में अपना भाषण दिया था। भारत की पहली ग्रेजुएट महिला कादम्बिनी गांगुली। सही, तो ये हमने मुख्यतः 5 या 6 अधिवेशन कांग्रेस के देखे। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, पूना में होना था, परंतु वहां पर बीमारी फैलने के कारण बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी बने, पहले अध्यक्ष बने हैं, किसके, अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं आईएनसी के।
फाउंडर इसके ह्यूम बने, उस समय हमारा बॉस सर डफरिन था। शुरुआत में 72 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की। कांग्रेस इसका नाम रखा गया, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पूरा नाम हो गया। यहां पर अगर देखा जाए तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये पहला अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ बच्चों। 1886 में दादा भाई नौरोजी यहाँ के अध्यक्ष बने, पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। इन्हीं को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्होंने इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं को लंदन में उजागर करना था, वहां के लोगों का भी सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट पाना था। इन्हें लेबर पार्टी की ओर से पहली बार लंदन की जो संसद है उसकी पार्लियामेंटशिप मिली है। 1887 में देखा जाए तो तैयब जी यहाँ पर अध्यक्ष बने, और ये जो हुआ था ये हो रहा था मद्रास में। 1887 वाला अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन इसको बोला गया। अब जब यहाँ पर तैयब जी बने तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने आईएनसी के, और इन्होंने नारा दिया इस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेसी बनो। 1888 में देखा जाए तो इलाहाबाद में हुआ, और जॉर्ज ह्यूल यहाँ पर पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बने, ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। 1898 में विलियम बेंड्रन यहाँ पर बने, बॉम्बे में हुआ था, तथा इसमें पहली बार महिलाओं ने भी इनके अधिवेशन में भागीदारी की थी, पार्टिसिपेट हुआ था, वुमेन्स का भी, महिलाओं का भी। 1890 में छठवां अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, और कादम्बिनी गांगुली जो भारत की पहली ग्रेजुएट महिला थी वो यहाँ पर भाषण देती है, इसलिए ये फेमस या फिर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हमने मुख्यतः शुरुआत के 6 अधिवेशन कांग्रेस के देखे हैं, सही। बाकी के जैसे कि एक 1905 का आएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन मैं करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत विभाजन होगा, उसमें भी कांग्रेस अधिवेशन में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो वो मैं तब आप लोगों को बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि पहले मैं बंगाल विभाजन पढ़ाना चाहता हूं। उसके बाद में बंगाल विभाजन के बाद जो घटनाएं घटी, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो किसी और पार्टी में हो, फिर हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग जो आप देख रहे हो, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल से सब अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक जगह गुट बन गया, जिसका नाम आईएनसी रखा। ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब मैं कह सकता हूं कि 1857 के कारण हो रहा है, सही। तो ये तो था हमारा किसका हिस्सा? तो ये तो था हमारा बच्चों कांग्रेस का हिस्सा। ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बंगाल का।